इलेक्ट्रिक करंट, कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। अगर बल्ब से 0.50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, हमें बल्ब का पावर बताना है। V इक्वल टू 220 वोल्ट और इसमें I इक्वल टू 0.50 एम्पियर। तो बल्ब का पावर P इक्वल टू V इंटू ए, अर्थात 220 इंटू 0.50 अर्थात 110 वाट का इसमें पावर लगेगा। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या संकेत देती है? ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया 2010 में। कोलीफॉर्म एक प्रकार के जीवाणु है। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति उसमें व्याप्त प्रदूषण के स्तर का संकेत देती है। कई बार क्या होता है, जल में मलमूत्र भी मिक्सअप हो जाता है, तो उस वजह से जल प्रदूषित हो जाता है। नंबर का प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर रेखा, हमें इसमें फोकस दूरी, फोकस लेंथ निकालनी है। गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 25, तो फोकस दूरी हो जाएगी r/2 यानी 25/2, ये हो जाएगा इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर डी सही विकल्प हो। डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? A हेलिक्स, B स्पाइरल, C लैडर, D डबल हेलिक्स। सही जवाब है डी डबल हेलिक्स अथवा द्विकुंडली। इसकी आकृति सीढ़ीनुमा होती है और इसमें 2 सिरे होते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, लार का भोजन को पचाने में क्या योगदान होता है? Saliva mixes with the food. हमें स्वस्थ रहना तो ताजा और साफ भोजन। प्रश्न आ रहा है हिंदी विषय से, माता का आंचल पाठ में लेखक के बचपन का क्या नाम था? लेखक के बचपन का तारकेश्वर नाम था। सना सना हाथ जोड़ी पाठ में लेखक ने किस पर्वत श्रृंखला का उल्लेख किया? उसने कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का उल्लेख किया। सूरदास के पदों में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? सूरदास के पदों में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग होता था। Substance used for whitewashing is calcium oxide, folks. Quicklime. Its formula is CaO. And look at that reaction with water. लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की दुनिया को दर्शाने वाली प्रिंट श्रृंखला किसने तैयार की? सही जवाब है फ्रेडरिक सोरियू। How many tangents can be drawn to a circle from an external point? 2. Why is total income not a good measure for development? Answer. Doesn't show income distribution. अगला प्रश्न भी बायोलॉजी से, नेम्ड एंजाइम ऑफ सलाइवा, सलाइवा का एंजाइम हमें लिखने हैं। Answer. Tylen. टॉपिक भी आपको अच्छे तरह से तैयार करना है। इसके अलावा नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, इससे हम देख रहे हैं हर साल बोर्ड परीक्षा में आप पे क्वेश्चन बनते ये टॉपिक्स भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है। इसके अलावा फूड साइकिल, दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक every year asked in board examination and CBSE examination and home examination also. असंगठित क्षेत्रों किसे कहते हैं? उत्तर। ऐसा क्षेत्र जहां काम की सुरक्षा नहीं होती, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर जो कि डे बाय हमारे ही अगल बगल काम करते हैं। के शैक्षिक वीडियोज के साथ अपडेट रहने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रश्न है, धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया, 2012 में, 15 में, 17 में और 20 में। धमनी और शिरा में मुख्य अंतर ये है दोस्तों, इसमें रुधिर जो है हृदय से अंगों की तरफ बहता है, जबकि शिरा में रुधिर जो है अंगों से हृदय की तरफ बहता है। इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी और लचीली होती है धमनी की, जबकि शिरा की दीवारें पतली और कम लचीली होती है। धमनी की गुहा शंकरी होती है और शिरा की गुहा चौड़ी होती है। ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती, जबकि शिरा खाली होने पर पिचक जाती है। फ्लोमरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त खून बहता है, जबकि प्लोमरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध खून ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है। धमनियों में कपाट नहीं होते, जबकि शिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं। धमनी प्रायः त्वचा से दूर गहराई पर स्थित होती है, जबकि शिरा जो है त्वचा के समीप स्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? विकल्प है गढ़वाल में, बी कुमाऊं में, सी हिमाचल प्रदेश में और डी असम में। इसका सही जवाब है चिपको आंदोलन गढ़वाल में प्रारंभ हुआ था। विकल्प नंबर ए सही विकल्प है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है। साथ ही आपके 5 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में और 2018 में। मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसमें मैक्स क्लंग ने एक थ्योरी दी थी जो कि 1902 में उन्होंने दी थी। उनके अनुसार एक लिंगी जंतुओं में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। इस सिद्धांत को लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद भी कहते हैं। मनुष्य के जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े नर और मादा दोनों में इक्वल होते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। मादा नारी में
23वां जोड़ा भी समान गुणसूत्र, लेकिन मेल में 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में एक लंबा किंतु काफी छोटा होता है। इन्हें XY से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या अर्धगुणी विभाजन के द्वारा प्रत्येक बनने वाले युग्मक में अगुणित हो जाती है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक जोड़े का एक ही गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। इस प्रकार फीमेल में बने हुए सभी युग्मक अंड 22x वाले, परंतु नर पुरुष के युग्मक शुक्राणु में दो प्रकार के 22+X तथा 22+Y गुणसूत्र वाले होंगे। निषेचन की प्रक्रिया में उपरांत नर से प्राप्त कोई भी शुक्राणु 22+Y गुणसूत्र वाला अथवा 22+X वाला अंड से मिल सकता है। इस प्रकार युग्मक में निषेचन के पश्चात 44+XX प्लस 44+XXY गुणसूत्र बनते हैं, अर्थात लिंग निर्धारण निषेचन के समय ही मिलने वाले शुक्राणु तथा गुणसूत्र के आधार पर रहता है, क्योंकि लिंग बनने वाले युग्मक निम्न प्रकार से नर अथवा मादा शिशु का विकास करते हैं। 44+XY फीमेल बनेगा, 44+XX मादा शिशु पुत्री बनती है। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मेरी कोशिश हो कि अपने कंटेंट को आपको आसानी से आसान शब्दों में आपको बता पाऊँ, और मैं इस कोशिश में इतना कामयाब होता हूँ वो इस बात पर डिपेंड करता है आप लोगों के द्वारा जो भी व्यूज़ दिए जाते हैं, कमिटमेंट दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर स्टेइंग इन वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।